नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडिया रैंक्स थर्ड इन फॉरेस्ट एरिया गेन। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में जारी सर्वे में कहा कि भारत 2010 से 2020 के दौरान फॉरेस्ट एरिया में सालाना सबसे अधिक वृद्धि करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर काबिज है। इस टाइम ड्यूरेशन में भारत ने हर साल फॉरेस्ट एरिया में 2,66,000 हेक्टेयर्स की बढ़त हासिल की है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले फॉरेस्ट एरिया लगभग 24% है, जो कि दुनिया के कुल फॉरेस्ट एरिया में 2% की हिस्सेदारी रखता है। दुनिया के कुल फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लगभग 59% ब्राजील की है। क्षेत्रफल के लिहाज से देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। प्रतिशत के लिहाज से देश में मिजोरम फॉरेस्ट कवर के मामले में सबसे आगे है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का स्थान है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन टेंशन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यूक्रेन मुद्दे पर स्थिति को तत्काल कंट्रोल करने की बात की है। भारत ने रूस यूक्रेन विवाद पर शांतिपूर्ण डिप्लोमेसी अपनाने को कहा है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस की तल्खी हर मंच पर नजर आ रही है। भारत का मानना है कि दोनों पक्षों को इस मुद्दे पर शांति प्रक्रिया को अपनाते हुए काम करना चाहिए। दोस्तों, भारत की बात की जाए तो आपको बता दें कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर टीएस तिरुमूर्ति कार्यरत हैं। रूस यूक्रेन के मुद्दे को हमने आकाशवाणी के पिछले कार्यक्रम में कवर किया है। अब आपको बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। अब नजर डालते हैं आज की सबसे जरूरी खबर पर। यूनियन बजट 2022-23। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 संसद में पेश किया। आइए अब गौर करते हैं बजट के प्रमुख बिंदुओं पर। भारत की आर्थिक समृद्धि दर 9.2% अनुमानित की गई है, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। 14 क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी लिंक्स इंसेंटिव स्कीम में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की बात की गई है। इस साल भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। बजट में इंडिया एट 100 को ध्यान रखते हुए अगले 25 सालों के लिए 4 प्राथमिकताओं की बात की गई है। इनमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादन को बढ़ावा और निवेश के अलावा फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। रेलवेज में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा को लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन की मदद के लिए लागू किया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 न्यू जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन्स के निर्माण की बात की गई है। कृषि क्षेत्र में किसान ड्रोन्स लाने की पेशकश की गई है, जिससे फसल का असेसमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों की स्प्रेइंग के लिए किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में उद्यम, ई श्रम और असीम पोर्टल्स को इंटरलिंक किया जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। 6,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ रैंप यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम को लागू करने की बात की गई है। डैशटैग ई पोर्टल यानी डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड के जरिए लोगों को ऑनलाइन ट्रेंड करने पर जोर दिया जाएगा। स्टार्टअप्स को ड्रोन शक्ति और ड्रोन एज अ सर्विस की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 200 टीवी चैनल्स तक बढ़ाया जाएगा। वैश्विक स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिहाज से डिजिटल यूनिवर्सिटी गठित की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की काउंसलिंग और केयर सर्विसेज प्रदान करने के लिहाज से नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। पीएम डिवाइन यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन को नॉर्थ ईस्ट में अवसंरचना और सामाजिक विकास योजनाओं के लिए लॉन्च किया जाएगा। अनुसूचित कमर्शियल बैंक्स 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का गठन करेंगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट एग्जिट के लिए सीपेस यानी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट का गठन किया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को एक नए कानून से रिप्लेस किया जाएगा, जिससे राज्य भी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विस हब्स में भागीदार बन सके।
डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती के लिए एक स्वतंत्र और अम्ब्रेला बॉडी का गठन किया जाएगा जो कि डिफेंस इक्विपमेंट के टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरतें पूरी कर सके। वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35.4% की वृद्धि का आउटले रखा गया है। वहीं 2022-23 में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 4.1% अनुमानित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिहाज से बजट में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के गठन की बात की गई है। बजट की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात है डिजिटल करेंसी। इसके मुताबिक आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपी लॉन्च करेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 6.4% रहने का अनुमान किया जा रहा है। इसके अलावा कर व्यवस्था को आसान और लिटिगेशन को कम करने की बात की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा दिए जाने वाले ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को 18.5% के मुकाबले 15% किया गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट के गिफ्ट पर यानी जिसको मिला है उस पर भी टैक्स लगाने की बात की गई है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम यानी अघोषित आय पर सरकार ने नकेल कसी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली अघोषित आय पर किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ई कॉमर्स के जरिए ज्वेलरी के निर्यात के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की बात की गई है। श्रिम्प एक्वाकल्चर के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से इसके लिए जरूरी कुछ इनपुट्स पर टैक्स को कम किया गया है। आइए नजर डालते हैं आज की अगली खबर की ओर। सोशल कॉमर्स। बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक सोशल कॉमर्स के जरिए होने वाली खरीद 1.2 ट्रिलियन होने की संभावना है। इसकी ग्रोथ के पीछे मिलेनियन सोशल मीडिया यूजर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सोशल कॉमर्स में सबसे ज्यादा वृद्धि विकासशील देशों मसलन भारत और ब्राजील में देखी जाएगी। सोशल कॉमर्स से मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी शॉपिंग मसलन प्रोडक्ट चुनने से लेकर पेमेंट तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही करे। सोशल कॉमर्स में नेटवर्किंग वेबसाइट मसलन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।